Hello everyone, welcome to Magnet Race. This is Vanya Narain, your IGKO, that is International GK Olympiad Educationist for grade 9th. अब जैसे कि आपको पता है कि हम अभी चल रहे हैं काहे पे, हम अभी बात कर रहे हैं हमारी एक सीरीज़ जो अभी चल रही है वो है शॉर्टी नोट सीरीज़, है ना। उसके तहत हम क्या कर रहे हैं, उसके तहत हम ये चीज़ कर रहे हैं कि हम जीके को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड वे में पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम एक कंसेप्ट लेते हैं और उसके बारे में जो भी हमें जानकारी होती है वो थोड़ी बहुत हम एक मोटे मोटे तौर पर हम उस पर्टिकुलर टॉपिक की जानकारी को आप तक पहुँचाते हैं। और कई बार वो टॉपिक जो होते हैं वो स्टैटिक जीके के पार्ट होते हैं, कई बार वो जो टॉपिक होते हैं वो कंटेक्चुअल होता है। कंटेक्चुअल मतलब करंट अफेयर्स में कोई ऐसी चीज हुई जिसके तहत हमने उस पर्टिकुलर टॉपिक को उठाया और आप तक पहुंचाने की कोशिश की। ठीक है, आज की जो हमारी शॉर्टी नोट सीरीज है उसमें हमने 3 चीजें ली हैं, 3 अलग अलग टॉपिक हैं, सब टॉपिक्स बनाए हैं हमने, और उन सब टॉपिक्स का कुछ ना कुछ अभी प्रेजेंटली कुछ करंट अफेयर्स में कुछ कंटेक्स्ट रहा है, इसके तहत मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। ठीक है, तो इसमें दोनों चीजें हमारी कवर हो रही है, एक तो हमारा करंट अफेयर्स भी हो रहा है और एक हमारा स्टैटिक जीके का पार्ट भी हो रहा है। तो ये हो गया ना एक पन दो काज। ठीक है, तो अब बेसिकली जीके में जब हम बात करते हैं तो आपको जैसे मालूम है कि जीके पढ़ने का तरीका क्या होता है कि आप हर चीज एक साथ पढ़िए, क्योंकि आज का करंट अफेयर्स, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि आज का जो आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं वही करंट अफेयर्स की जो घटनाएं हैं, वही जो घटनाक्रम है, वही जो घटना चक्र है, वो आज से 10 साल बाद लोग स्टैटिक जीके में पढ़ेंगे। राइट, तो यही चीज़ हमारे साथ हो रही है। हम जो है वो आज का करंट अफेयर्स उठा के कंटेक्स्ट में हम एक टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं और बात हम करने वाले हैं उससे रिलेटेड जो एक ओवरऑल जानकारी होती है उसके बारे में, या फिर ओवरऑल जो हम जीके के बारे में जीके आप उससे रिलेटेड जो भी जनरल नॉलेज है उसके बारे में। ठीक है, अब आपको मालूम है जब हम आईजीकेओ की बात कर रहे हैं तो इट इज अ पेपर बेस्ड ऑन वर्ल्ड जीके, है ना। तो इसमें कुछ टॉपिक्स वर्ल्ड जीके के भी हो सकते हैं, कुछ टॉपिक जो हैं वो कंटेम्प्रेरी हो सकते हैं, कुछ पुराने हो सकते हैं, कुछ सिर्फ भारत के करंट अफेयर्स से या जीके से रिलेटेड हो सकते हैं, कुछ वर्ल्ड अफेयर्स से रिलेटेड हो सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे जो कोशिश कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि आपका जब हम जीके की बात करते हैं या हम आईजीकेओ की बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ एक एग्जामिनेशन पे या एक एग्जाम का जो पैटर्न है सिर्फ उस पे रिस्ट्रिक्ट ना होते हुए, सिर्फ उसके जो क्वेश्चन पेपर है उस पर रिस्ट्रिक्ट ना होते हुए ओवरऑल पढ़ाई पे ध्यान दें। ठीक है, ओवरऑल डेवलपमेंट पे और ओवरऑल होलिस्टिक जो अप्रोच होती है किसी भी कंसेप्ट को समझने की, हम उस पर ध्यान दें। और यही बेसिकली हमारा जो मिशन है मैग्नेट ब्रेन्स में वो है कि हम जो है वो पूरा A to Z कवर करें। हम ये ना करें कि आपको 2 चैप्टर पढ़ाए उसके बाद आपसे बोलें कि भाई अब आपको हमारा पैकेज लेना होगा, या हम आपसे बोलें कि हमने 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिए, अब आपको आगे का पढ़ना है अगर तो आपको हमारा सब्सक्रिप्शन लेना होगा। वो एक तो बहुत इरिटेटिंग होता है और बच्चों के लिए बहुत ख़राब होता है, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी जो होती है ना वो मतलब बहुत पूरे इग्नोरेंस से ज़्यादा बुरी होती है ना। कहते हैं आधा ज्ञान जो होता है वो किसी काम का नहीं होता। इसलिए हम पूरा एजुकेशन जो है, पूरा जो कंसेप्ट है वो कवर करते हैं और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कवर करते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा कि आप आज ये वीडियो देख रहे हैं और आगे का वीडियो अगर आपको देखना हो, जो नए हैं इस चैनल पर मैं उनको बता रही हूँ, जो पुराने हैं, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं हमको फॉलो करते हैं वो तो ये बात ऑलरेडी जानते हैं। जो नए स्टूडेंट्स हैं मैं उनको बता दूं कि अगर आज आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ऐसा नहीं होगा कि आगे चल के आपको बोला जाए कि अब आपको जब इसकी आप यूज्ड टू हो गए या आप इस पर थोड़ा सा पढ़ने लग गए और आपको इसकी आदत पड़ गई तो आपसे बोला जाए कि अब आपको हमारा सब्सक्रिप्शन लेना है। ऐसा कुछ नहीं होगा, ये हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है, ये हमेशा आपको क्वालिटी एजुकेशन यहाँ पे मिलने वाली है। ठीक है, जैसा मैंने कहा आपसे कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम करने वाले हैं शॉर्टी नोट सीरीज़, और शॉर्टी नोट सीरीज़ में भी आज हम 3 कॉन्टेक्चुअल टॉपिक्स लेने वाले हैं करंट अफेयर्स के, जो कि अभी किसी न किसी वजह से न्यूज़ में रहे हैं, और हम उनका थोड़ा सा जो बैकग्राउंड स्टडी है वो करने वाले हैं। ठीक है, ऑन दिस नोट हम स्टार्ट करते हैं एक बहुत पॉजिटिव थॉट के साथ, जो कि है हम होंगे कामयाब। ऑलराइट, सो एज आई सेड ये शॉर्टी नोट सीरीज़ है। इसमें छोटे छोटे जो है आपको, अगर आप इस तरह से नोट्स बनाना चाहें तो आप नोट्स भी बना सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको मैंने जीके पढ़ने का मैंने आपको तरीका बताया था कि आपको बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं जाना होता। जैसे अपन न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं ना, न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ते हैं अपन, घर में जब न्यूज़पेपर पढ़े जाते हैं सरसरी नज़र से पढ़ लिए जाते हैं, है ना। तब आप कोई चीज़ ऐसे तो है नहीं कि वर्ड टू वर्ड पढ़ते हैं, वर्ड टू वर्ड याद रखते हैं। यहाँ पर भी आपको वर्ड टू वर्ड याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ओवरऑल कंटेक्स्ट याद रख लो, और अगर कोई चीज़ इंपॉर्टेंट लग रही है तो मार्क डाउन कर लो, दैट इज़ इट। ठीक है, अपन स्टार्ट करते हैं। बहुत संक्षिप्त में पढ़ेंगे, बहुत टू द पॉइंट पढ़ेंगे, और ज़्यादा अपन इसमें परेशानी नहीं होगी, सिंपल वे में इसको समझने की अपन कोशिश करेंगे।
अब अपन आ जाते हैं कंटेक्स्ट क्या है। जैसे मैंने कहा कि आज का शॉर्टी नोट सीरीज जो है उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, उसमें हमने 3 टॉपिक एक साथ लिए हैं और उसका हम थोड़ा थोड़ा कंटेक्चुअल लेवल पे पढ़ने वाले हैं। पहला कंटेक्स्ट क्या है? पहला कंटेक्स्ट ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसको मीटी भी बोला जाता है, ठीक है, इसको मीटी भी बोला जाता है, Ministry of Electronic and Information Technology aims to increase India's share in global additive manufacturing to 5% within next 3 years. ठीक है, अब बेसिकली क्या हुआ है, अब ये बात हो रही है कोविड स्ट्रकन इंडिया की या कोविड स्ट्रकन जो इकोनॉमी है वर्ल्ड इकोनॉमी की, हम उसका एक नज़रिया समझ लेते हैं, उसका हम एक फ्रेमवर्क समझ लेते हैं। आपको ये मालूम है कि पूरी दुनिया का जो मार्केट है वो इम्पैक्ट हुआ है ना, दिस इज तो नो रॉकेट साइंस, ये तो सबको मालूम है, राइट। अब पूरी दुनिया का मार्केट जो हिट हुआ है तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी टम्बल डाउन हो गई है, पूरी दुनिया की इकोनॉमी टम्बल डाउन हो गई है। ओवरऑल जिसको आप कहते हैं कि जीडीपी जो है वो गिर गया है, पर कैपिटा इनकम जो है वो गिर गई है, राइट। जिसको आप कहते हैं कि जो मैन्युफैक्चरिंग है वो नीचे आ गई है। चाहे आप जो भी सेक्टर्स, आप कोई भी सेक्टर उठा लीजिए, कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है जो उससे पूरी तरह अछूता बचा हो, राइट। सब सेक्टर्स को उसने पूरे स्पेक्ट्रम पे अफेक्ट किया है। तो अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो, चाहे इंटरनेशनल बॉडीज की हम बात कर लें, चाहे वर्ल्ड बैंक की बात कर लें, IMF की बात कर लें या हम अपने यहाँ की बात कर लें, क्या हो रहा है कि हर तौर पे इसको सिस्टम को फिक्स करने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए नए नए जो आयाम हैं वो खोले जा रहे हैं, नई नई जो जिसको कहते हैं आप नए नए जो वेंचर्स हैं वो लॉन्च किए जा रहे हैं, नई नई टेक्निक्स लाई जा रही हैं। सिस्टम को किसी तरह से आप कहते हैं ना कि ऑपरेशन जो है सिस्टम का उसको स्मूदन करने की और जो कोशिश की जा रही है और जो फ्रिक्शन आ गया है उसको ब्रेक डाउन करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने क्या किया है, एम कर रहे हैं वो, उन्होंने इसके ऊपर चर्चा की, बात की, और उन्होंने बात की कि अब इंडिया का जो शेयर है ग्लोबल एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में वो बढ़ाना है, 5% तक करना है नेक्स्ट 3 इयर्स में। अब हम जब बात करते हैं एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, तो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है? एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग हम बड़े सिंपल तरीके से अगर समझें तो आप ये भी कह सकते हैं कि एडिशनल या लेयर वाइज जो मैन्युफैक्चरिंग होती है उसको कहा जाता है एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, है ना। कोई भी जो प्रोडक्ट है जब वो लेयर बाय लेयर प्रोड्यूस किया जाता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है, तो उसको कहते हैं एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। और ये क्या होता है, सब्सट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग के जस्ट ऑपोजिट हो गया, ठीक है। एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ये तो हमें समझ। सब्सट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है, उसमें बेसिकली द ऑब्जेक्ट जो होता है वो बेसिकली कट होता है सॉलिड मटेरियल से जब तक जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है वो मिल नहीं जाता हमको, ठीक है। तो अब ये जब हम बात करते हैं ना एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग की, ये आप एक तरह से इसको कह सकते हैं 3D डायमेंशनल जो है वो भी कह सकते हैं, कैड मॉडल भी कहते हैं। अभी पिछले जिसको कहते हैं ना 2000 के बाद से इसने काफ़ी, इस टर्मिनोलॉजी ने काफ़ी जो है वो तूल पकड़ा है। और ये आप कह सकते हैं कि एक तरह से इंक्लूसिव मॉडल भी कहते हैं लोग इसको, कि मतलब इसमें क्या किया जा रहा है कि कोई भी जो चीज़ है वो लेयर बाय लेयर प्रोड्यूस की जा रही है, ऑब्जेक्ट जो है वो लेयर बाय लेयर तैयार किया जा रहा है, और जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें यू आर एडिंग समथिंग टू इट, है ना। इन कंट्रास्ट टू पहले जो सब्सट्रैक्टिव मेथड चलता था जिसमें अ थिंग इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द मटीरियल, फ्रॉम द मेन सॉलिड चंक टू गेट समथिंग डिजायर, टू गेट द मटीरियल मेड, राइट, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में से। अब इसमें क्या होने लगा है, बेसिकली इसकी वजह से ये उम्मीद कर रहे हैं कि $1 बिलियन तक का इनको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है ये दे आर लाइकली टू, ओके, it is also hoped that it could likely add $1 billion to the gross domestic product by that time, ठीक है। अब ये मान रहे हैं कि अगर ये एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग जो कि आज के टाइम पे बहुत इन कंसेप्ट माना जाता है, अगर उसके तहत इन्होंने वर्क किया या उसको ये ऐड करने में जितना कह रहे हैं कि 5% तक बढ़ाने में अगर ये कामयाब रहे, तो ये उम्मीद कर रहे हैं कि इनका जो एस्टिमेशन है वो क्या है कि $1 बिलियन तक का जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसका, जिसको हम बोलते हैं हमारा GDP, उसमें राइज हो सकता है 3 साल में, ठीक है। अब इसका टेक अवे क्या है, इससे हम क्या मतलब समझ सकते हैं। अगर हम बात करते हैं नेशनल स्ट्रैटेजी ऑफ एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग की, तो 2025 तक का, मतलब 2022 चल रहा है, 3 साल का, जैसे उन्होंने बोला है कि 3 साल का उन्होंने मोटिव जो है वो 3 साल का जो एजेंडा है वो लेके चल रहे हैं, ना। 3 साल का जो फ्रेमवर्क है उन्होंने बनाया है, तो उनका मतलब ये है कि सर्टन टारगेट जो है वो जो अचीव करने की सोच रहे हैं। अभी तक जो उनके फ्रेमवर्क में फिट हो रहा है वो ये है कि 50 इंडिया स्पेसिफिक टेक्नोलॉजीज फॉर मटीरियल, मशीन एंड सॉफ्टवेयर,
ठीक है। इसके अलावा 100 न्यू स्टार्टअप्स फॉर एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, स्टार्टअप्स पे वैसे भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि इट इज़ द कॉल ऑफ एन आवर कि इंडिया में, इंडिया के जो इंडिजिनस, हम जब स्टार्टअप्स की बात करते हैं, मेक इन इंडिया की बात करते हैं, या जो अलग अलग कंसेप्ट अभी आप चल रहे हैं, राइट, लोकल वोकल फॉर लोकल एंड इस तरह की जो भी इनिशिएटिव हमारे यहाँ चल रहे हैं, उसके तहत 100 नए स्टार्टअप जो है एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग की जिसकी जो आयाम है उसके तहत लॉन्च किए जाएंगे। उसके अलावा 500 नए प्रोडक्ट्स लाए जाएंगे, और कहा जाता है कि अगर इन टोटल मीटी होप्स दैट दीज न्यू स्टार्टअप्स एंड अपॉर्चुनिटीज विल गिव जॉब टू 1 लाख न्यू स्किल्ड वर्कर्स ओवर द नेक्स्ट 3 years। अब ये जो है इसकी संभावनाएं किस तरह की हैं, ये डिपेंड करता है कि जो इनका जो विजन है ये किस हद तक कामयाब होता है, ठीक है। अब विजन तो इनका बहुत अच्छा है कि ये मान के चल रहे हैं कि भाई $1 बिलियन तक की जो इकोनॉमी है उसमें वृद्धि हो जाएगी। उसके अलावा 1 लाख तक जो जॉब है वो अगले 3 साल में इसके थ्रू, ये जो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग है इसके थ्रू निर्माण होगा उन जॉब्स का। अब ये ऑन ग्राउंड लेवल किस तरह से ये वर्क करता है, किस तरह से ये चीज़ें, जिसको हम कहते हैं कि ऑन पेपर्स जो चीज़ें हैं वो बहुत अच्छी दिखती हैं, थियोरेटिकली चीज़ें बहुत अच्छी दिखती हैं, पर ऑन पेपर्स ऑन ग्राउंड लेवल ये किस तरह से इम्प्लीमेंट होता है, ये किस तरह से काम में लाया जाता है। जो स्टार्टअप्स हम बात कर रहे हैं कि भाई इतने स्टार्टअप्स हमको सेटअप करने हैं, ये एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हमको सेटअप करने हैं, वो किस तरह से काम करेगा, ये कितना हम उसको अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने में हेल्पफुल ला सकते हैं, या हेल्प वो कर सकता है, ये समय बताएगा। और इसके साथ ही हमें पता चलेगा कि ये जो इनका विजन है ये कितना प्रैक्टिकल विजन है, ठीक है। अब अगर बात करें हम एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग की, तो ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि बेसिकली एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग होता क्या है, ठीक है। अब इसको आप 3D मॉडलिंग या कैड, इन सब चीज़ों से, आपने शब्द ये नाम सुने होंगे, आप इनसे इनको रिलेट कर सकते हैं। बेसिकली मतलब क्या होता है, जो पहले का जो ट्रेडिशनल वे ऑफ मैन्युफैक्चरिंग था उससे एक आपने डेविएशन है एक तरह का, ठीक है। इसको थोड़ा सा आपने, जिसमें बोलते हैं टेक्नोलॉजी और इनोवेशन जो है वो आप ले आते हैं, और एक तरह का एक डाइवर्जन जो है वो कट हो जाता है, जिसको हम कहते हैं सब्सट्रैक्टिव जो मैन्युफैक्चरिंग थी उससे एक कदम आगे माना जाता है इसको, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, 3D प्रिंटिंग, जैसे मैंने कहा 3D प्रिंटिंग या एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, कंप्यूटर को यूज करता है, टेक्नोलॉजी को यूज करता है। और इसमें बात कैसे करता है, कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग जो होती है वो प्रोटोटाइप्स बनाता है, उसके बाद वर्किंग मॉडल्स जो होते हैं ऑब्जेक्ट के, उनको लेयर बाय लेयर जो होता है वो बनाए जाते हैं सक्सेसिव लेयर्स में, है ना। मैंने कहा आपसे कि लेयर्स बाय लेयर्स जो है वो मैन्युफैक्चरिंग होती है पर लेयर के हिसाब से, ऑब्जेक्ट जो है वो इज मैन्युफैक्चर्ड लेयर बाय लेयर, व्हिच इज जस्ट ऑपोजिट टू द सब्सट्रैक्टिव फॉर्म ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। अब इसमें क्या होता है, वो लेयर बाय लेयर जो मटेरियल होता है वो कौन सा मटेरियल नॉर्मली आप यूज कर सकते हैं, आप प्लास्टिक, रेजिन, थर्मोप्लास्टिक, मेटल, फाइबर, सिरेमिक। अब इसके अलावा जब हम हेल्प करते हैं फिर विद द हेल्प ऑफ अ सॉफ्टवेयर, मतलब ये पूरा का पूरा आप समझ सकते हैं कि दिस इज कंप्लीटली मैकेनाइज्ड थ्रू द इनोवेशन एंड सॉफ्टवेयर, है ना। पूरा का पूरा कंप्यूटर बेस्ड है एंड सॉफ्टवेयर पे बेस करता है। इसमें मॉडल जो है वो प्रिंट किए जाते हैं, किस तरह से किए जाते हैं, द मॉडल टू बी प्रिंटेड इज फर्स्ट डेवलप्ड, वो कंप्यूटर पे आप उसको सॉफ्टवेयर के थ्रू आप उसको डेवलप करते हो, और उसके बाद इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं 3D प्रिंटर को, और इस तरह से ये पूरा पूरा एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का जो है वो काम करता है। और इसी तरह आप समझ सकते हैं कि इसी वजह से ये जो है ये काम आता है किसके अंतर्गत, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन के अंदर, इंफॉर्मेशन के अंदर, सॉरी, ठीक है, जिसमें बात की जाती है। इसमें IT का बहुत बड़ा रोल है, इसमें कंप्यूटेशन का बहुत बड़ा रोल है। तो काफी कुछ जो है आप कह सकते हैं कि इट इज अ डेविएशन फ्रॉम द ट्रेडिशनल मीन्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। नाउ लेट्स कम टू अनदर वन। अब हम पढ़ लेते हैं हमारा प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने रिसेंटली लॉन्च किया है 400 बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेशन ऑफ अ होम जनरल फूको लंग। ये जो आप पढ़ रहे हैं ना, बॉर्ग फूकॉन, इसको बेसिकली बोला जाता है फूकॉन लंग, ठीक है। ये बेसिकली इनका जो नाम है इसका प्रोनाउंसिएशन है फूकॉन लंग, लचित फूकॉन लंग। अब बेसिकली ये बात जब हो रही है तो ये किस वजह से इनका जो बात कर रहे हैं, या इनकी जो बर्थ एनिवर्सरी है उसको क्यों सेलिब्रेट किया जा रहा है, राइट। और वो भी जो राष्ट्रपति हैं हमारे, वो अगर उनका जो बर्थ एनिवर्सरी है उसके ऊपर कोई सेलिब्रेशन लॉन्च कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ये कोई बहुत महान हस्ती होंगे, ठीक है। अहोम जनरल, बेसिकली जब हम बात करते हैं तो अहोम डायनेस्टी की बात कर रहे हैं। अहोम डायनेस्टी आसाम में थी, जो आज के डेट में आसाम माना जाता है, उस जमाने में थी, और बहुत लंबे पीरियड तक ये नॉर्थ ईस्ट की बहुत प्रोमिनेंट डायनेस्टी हमारे यहाँ
मानी जाती है। जैसे आपको मालूम है कि एंशिएंट इंडिया में हम गुप्ता की बात करते हैं, गुप्ता डायनेस्टी की बात करते हैं, या मौर्य डायनेस्टी की बात करते हैं, या हम आप नीचे चले जाएं तो हम विजयवाड़ा एम्पायर वगैरह की बात करते हैं, या हम मुगल डायनेस्टी की बात करते हैं। बिल्कुल उसी तरह नॉर्थ ईस्ट में अहोम डायनेस्टी बहुत बड़ा रोल प्ले करती थी और बहुत लंबे समय तक चलने वाली डायनेस्टी थी। मतलब आप इसको मान लीजिए तकरीबन 600 साल, मतलब 598 ईयर्स इट रूल्ड द प्लेस फॉर 598 ईयर्स। अहोम किंगडम को इसने रूल किया, जो कि आज की डेट में आसाम में आता है, या आज की डेट का आप आसाम कह सकते हैं। ठीक है, इसमें से आप बिल्कुल ये मान सकते हैं कि 11वीं सेंचुरी से लेकर 1826 तक, ठीक है, इतना लंबा इनका शासन पीरियड रहा, इतना लंबा इनका शासन पीरियड रहा। बर्मीज इन्वेजन जब हुआ आसाम का, तब जाके आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा इनका जो सिंहासन है वो डगमगाया, और 1926 में तो फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसके ऊपर हथियालिया जो कब्जा था वो कर लिया। ठीक है, तो वहाँ जाके वो ख़त्म हुआ 1826 तक। तो तकरीबन 600 साल तक इनका शासन रहा, 598 ईयर्स टू बी प्रिसाइज। और इसमें काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो निकल के सामने आती हैं, काफ़ी सारे जो बैटल्स हैं वो निकल के सामने आते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं। अब इनके बारे में बहुत सारी ये भी कहा जाता है कि इन्होंने बहुत फियर्सली चाइनीज़ के साथ भी लड़ाई लड़ी थी। कई लोगों का एक बार मत था कि शायद ये खुद चाइनीज़ थे। फिर एक मत ये भी आता है कि बेसिकली ये ताई थे, ताई स्पीकिंग प्रोविंस थी, ताई स्पीकिंग किंगडम था, और ये साउथ चाइना से आते थे, या फिर कुछ लोगों का कहना है कि बेसिकली हुआंग वैली से आते थे म्यांमार की। तो उसके ऊपर थोड़ा सा इनकी जो उत्पत्ति है, ये कहाँ से आए थे, उसके ऊपर थोड़ा सा भी डिस्प्यूटेड है मामला। ठीक है, लेकिन ये बात तय है कि ये बहुत ही लंबा शासनकाल इनका रहा, और उसमें बहुत सारे जो माइलस्टोन अचीवमेंट्स हैं वो उनके नाम पे रहे। अब इसमें ये कहा जाता है, चलिए इसमें आगे पढ़ते हैं अपन, कि बेसिकली प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने और क्या किया, उन्होंने फाउंडेशन लेकी अल्बोई वॉर मेमोरियल की। ठीक है, और इसमें 150 फुट का ब्रॉन्ज स्टैचू लगाया गया लेजेंडरी कमांडर के नाम पे। कमांडर इन चीफ जो थे, जैसा कि मैंने कहा, उनका नाम है फूकॉन लंग। यहाँ पे आप उसको ये नाम है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो फूकॉन लंग है। ठीक है, उनके नाम पे किया गया, जो कि लेजेंडरी आर्मी कमांडर थे अहोम किंगडम के। अब इनके साथ भी बहुत सारी चीज़ें बोली जाती हैं। उस ज़माने में जब प्रताप सिंघा राजा थे, तो प्रताप सिंघा के अधीन ये उनकी जो आर्मी थी, जो उनकी जो मिलिट्री थी, पहले के जो राजा होते थे वो ऑब्वियसली एनेक्सेशन का काम करते थे, है ना। राजा का जो काम होता था वो क्या होता था कि अपनी जो प्रजा है, अपना जो किंगडम है, उसकी रक्षा करना और अपने प्रजा को देखना, है ना। और बाकी जो प्रजा है, आपको मालूम है एनेक्सेशन और बैटल्स जो है वो लड़ी जाती थी अपनी प्रजा की सुरक्षा के लिए, अपना जो किंगडम है उसकी सुरक्षा के लिए भी, और बाकी दूसरे किंगडम्स पे भी के साथ बैटल लड़ी जाती थी, ताकि जितना ज़्यादा हो सके, जितना बड़ी वो आप किंगडम को बढ़ा सकें, विस्तार कर सके, उतना आप कर सके, एनेक्सेशन हो सके। ठीक है, तो इसकी वजह से आर्मी जो थी वो पहले के राजा महाराजाओं की बहुत बड़ी आर्मी मानी जाती थी, बहुत अच्छी आर्मी मानी जाती थी। जिस राजा की आर्मी जितनी शक्तिशाली होती थी, उतना आप मानिए कि वो राजा शक्तिशाली माना जाता था। ठीक है, तो अब उनके आर्मी के जो कमांडर इन चीफ थे वो थे फूकॉन लंग। ओके, अब इसके बाद हम जब बात करते हैं कि इनका जो सबसे बड़ा श्रेय है या सबसे बड़ी बात मानी जाती है, वो आता है सामने उभर के जब ये होता है, ही इज नोन फॉर हिज लीडरशिप इन द 1671 में एक बैटल लड़ी गई थी, सराय घाटी का युद्ध। ठीक है, बैटल ऑफ सराय घाटी कहा जाता है इसको। और ये किसके अंतर्गत, किसके बीच में हुई थी? ये बीच में हुई थी अहोम डायनेस्टी के और मुगल्स के। ठीक है, मुगल्स जो थे अपना विस्तार करना चाहते थे। मुगल्स आपको मालूम है कि किस उससे आए थे कि वो पूरे भारत पे शासन करना चाहते थे, है ना, हिंदुस्तान पे, पूरे हिंदुस्तान पे वो शासन करना चाहते थे। तो वो गुवाहाटी पे भी अपना जो ध्वज है वो लहराना चाहते थे। अब बात किसकी हो रही है? 1671 में हम बात कर रहे हैं औरंगजेब की, है ना। जितने जो मिडीवल एज में जिसकी हम बात करते हैं, शुरुआती जो मुगल थे, जिनको आप कहते हैं कि वो जिसमें आपका बाबर का नाम आ जाता है, हुमायूं का नाम आ जाता है, अकबर द ग्रेट का नाम आ जाता है, जहांगीर का नाम आ जाता है, शाहजहां का नाम आ जाता है, ये नहीं, औरंगजेब। औरंगजेब इन सबसे जो पुराने जो मुगल थे, उन सबसे उसकी नीतियां अलग थी, उन सबसे उसका जो उसका शासन की नीतियां थी वो भी अलग थी, और वो शासक भी इन सबसे अलग था। ठीक है, आपको मालूम है औरंगजेब वॉज नोन फॉर हिज क्रूएलिटी, वो बहुत ज़्यादा श्रूटनेस के लिए अपनी जाना जाता है मुगल डायनेस्टी में भी। और उसी के बाद से आप कहते हैं कि औरंगजेब के बाद से ही आपका जो
जो मुगल डायनेस्टी है उसका जो गिरावट है उसमें आने लगी थी, उसके जो आप कहते हैं कि उनका जो पतन का जो पीरियड है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो औरंगजेब ने उसका एम्बिशन था कि भाई वो पूरे भारत पे उसका शासन हो, तो उसी के तहत ये अहोम डायनेस्टी से युद्ध करता है और गुवाहाटी और आसाम पे अपना कब्जा करना चाहता है। अब उसमें एक और इंटरेस्टिंग बात ये निकल के आती है कि ये बात जब होती है तो मुगल डायनेस्टी के जो कमांडर थे, कमांडर इन चीफ मुगल डायनेस्टी के जो थे वो एक कछवाहा राजा थे। कछवाहा राजा राजपूत राजा थे, राम सिंह। ठीक है, राम सिंह ने ये बैटल लड़ी है। ये बैटल ऑफ सराय घाटी जो है, घाट जो है, ये बेसिकली ब्रह्मपुत्र के किनारे पे लड़ी गई थी। और मुगल जो साम्राज्य थे, जो सम्राट थे औरंगजेब, उन्होंने खुद नहीं लड़ी थी ये बैटल। उन्होंने कछवाहा राजा जो थे, जो राजपूत कछवाहा थे, राम सिंह, उन्होंने ये बैटल का उनकी तरफ से संचालन किया था। और यहाँ पे जो कमांडर इन चीफ थे वो थे फूकॉन लंग। अब हुआ ये कि फूकॉन लंग जो थे, या अहोम डायनेस्टी जो थी, उनका जमीन पे तो उनका बहुत बड़ा नियंत्रण था। उनकी जो कैवलरी बहुत बड़ी थी, उनके जो सोल्जर्स थे वो बहुत बड़े थे। नेवल जो था उनका, नेवी जो थी उनकी, वो उनकी भी उतनी सशक्त नहीं थी। ठीक है, और ये जो थी ये बैटल पानी पे लड़ी गई थी। इट वॉज अ नेवल बैटल, इसलिए इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस माना जाता है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं तो इसमें बहुत सारी ट्रिक्स एंड बहुत सारी, जिसको कहते हैं ना कि साम दाम दंड भेद सबकी नीति अपनाई गई थी, जिसमें कहते हैं ना एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, तो वो वाली चीज़ थी। अब इसमें क्या किया राम सिंह जी ने, एक चीज़ और की कि वो बहुत शातिर भी थे, बहुत अच्छे राजा थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक जिसको कहते हैं ना एरो होता है, जो जिसको बोलते हैं आपका, जो आप क्या बोलते हैं उसको, तीर में एक उन्होंने लेटर वो किया। और अहोम डायनेस्टी में जब लड़ाई हो रही थी तो अहोम डायनेस्टी का जो कैंप था तो उस पर वो लेटर उन्होंने वो एरो के थ्रू मारा और उस पर लिखा हुआ था कि 1 लाख रुपए का जो है आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा अगर आप गुवाहाटी छोड़ के पीछे हट जाएंगे और हमें आगे बढ़ने देंगे। अब हुआ क्या कि उस जमाने में जो तत्कालीन राजा थे उनके पास ये लेटर पहुंचता है और फिर वो क्वेश्चन उठाया जाता है, ये सवाल उठाया जाता है, काहे के ऊपर ये सवाल उठाया जाता है कि फूकॉन लंग जो हैं वो बेसिकली हो सकता है कि उनको वो जो है वो इनसे मिल जाएं। और जो 1 लाख रुपए की राशि उस जमाने में बहुत बड़ी राशि होती थी। आप सोचिए हम कब की बात कर रहे हैं, हम 400 साल पहले की बात कर रहे हैं। 1 लाख रुपए किसको बोलते हैं, कितनी बड़ी राशि थी 1 लाख। तो उनके ऊपर ये वो लगता है कि वो एक कहीं ना कहीं एक शक के घेरे में आ जाते हैं। तत्कालीन जो राजा रहते हैं उस समय सिंघा, उसमें वो सोचते हैं कि यार हो सकता है कि इनका जो नियत है वो बदल जाए फूकॉन लंग की। ठीक है, लेकिन बाद में उनके जो सलाहकार रहते हैं वो उन्हें समझाते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, ये एक तरह से ऐसा लगता है कि साजिश है मुगल एम्पायर की और मुगल सेनाओं की एक साजिश है बदनाम करने की और हमारे बीच में फूट डालने की। तो आप इसमें मत पड़िए और आप एक बार फूकॉन लंग को जो है वो अपने हिसाब से युद्ध करने दीजिए। अब क्या होता है कि नेवल पे लड़ा जाता है ना, नेवल बेस पे ये युद्ध होता है। तो इनके पास भी सेनाओं की बहुत कमी रहती है। तो उसके बाद वो 8 ऐसे माना जाता है कि 8 शिप्स को लेकर फिर पहुंचते हैं फूकॉन लंग और फिर फाइनली इस युद्ध को समाप्ति की ओर ले जाया जाता है। और वो फाइनली जो मुगलों से ये युद्ध जो है वो जीत जाते हैं। ठीक है, तो 2 चीज़ें इससे साबित हुई थी कि पहली बात तो उनकी जो सूझबूझ थी उसने बहुत काम किया। दूसरी बात उनकी ईमानदारी के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत वेलर उनका और लेजेंडरी थे वो, और बहुत ईमानदार कमांडर इन चीफ थे। तीसरी बात ये कही जाती है कि उनको मालूम था कि किस जगह चोट करनी है। वो जानते थे कि मुगल की जब हम बात करते हैं, मुगल बहुत स्ट्रॉन्ग थे, बहुत उनका होल्ड था। तो मुगलों से वैसे लड़ना बहुत मुश्किल था। मुगलों को की एक ही कमजोरी थी, वो थी उनकी कमजोर नेवी, और उसी का फायदा फूकॉन लंग ने उठाया इस बैटल में। ठीक है, तो ये इनकी सूझबूझ की वजह से कहा जाता है कि अहोम डायनेस्टी ने उस बैटल को जीता मुगलों के। इससे पहले एक और बैटल लड़ी गई थी, एक और बैटल कहा जाता है बैटल ऑफ अल्बोई। इसको वो जो बैटल थी वो शुरुआत मानी जाती है इनके बीच का जो टेंशन था या इनके बीच का जो स्ट्रेस था अहोम डायनेस्टी और मुगल डायनेस्टी के बीच का, इसकी जो शुरुआत मानी जाती है इस स्ट्रेस की और इस टेंशन की या इस दुश्मनी तो एग्जैक्टली नहीं बोल सकते हम, दुश्मनी तो नहीं होती थी पहले, बेसिकली होता ही इस तरह का था। जो पूरा वर्किंग थी वो पॉलिटी ही इस तरह की थी कि एक राजा दूसरे पे आक्रमण करता है, तो दुश्मन तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ये जो स्ट्रेस या आप कह सकते हैं एक टेंशन जो है, लाइन ऑफ टेंशन जो है, उसकी शुरुआत जो हुई थी वो बैटल ऑफ अल्बोई से हुई थी, जो कि 5 अगस्त 1669 में लड़ी गई थी। और उसमें बेसिकली मुगल्स जो थे उसको जीत गए थे। और ये बैटल कहा जाता है, इट इज़ नोन एज अ प्रीक्वल, एक तरह से कहा जाता है कि प्रीक्वल है जो अहोम डायनेस्टी की जो विक्ट्री है उसकी शुरुआत मानी जाती है। आपको सीक्वल मालूम होगा कि एक के आगे का जो होता है उसको सीक्वल कहते हैं, और एक किसी चीज़ के जो इवेंट के पहले होता है उसको कहते हैं प्रीक्वल। तो ये जो
शुरुआत थी जो जिसमें अहोम डायनेस्टी जीतती है, उसकी प्रीक्वल जो है वो कहा जाती है बैटल ऑफ अलाबोई, ठीक है। और अलाबोई की जो लड़ाई थी ना, इसको बहुत सारे लेवल्स पे कहा जाता है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें हुई थी। इट वाज द परफेक्ट एपिटोम, जिसमें बेट्रेयल था, जिसमें बेसिकली महिला जो नेतृत्व में भी एक महिला को भी भेजा गया था टू टेस्ट द प्रोवेस एंड द पावर ऑफ द अहोम डायनेस्टी और उनके कमांडर इन चीफ का। तो काफ़ी सारी चीज़ें और काफ़ी सारा कुछ इसमें किया गया था, काफ़ी जैसे मैंने कहा ना कि साम दाम दंड भेद सब कुछ किया गया था। और इसमें ये बैटल तो हालांकि जो मुगल्स हैं वो जीत गए थे, पर जैसे कि कहा जाता है ना, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू विन द बैटल नॉट एवरी वॉर, है ना। तो यही था कि इसको प्रीक्वल माना जाता है इस बैटल को, ये फाइनल जो डिफीट वो देते हैं मुगल्स को उसकी और अहोम डायनेस्टी की विक्ट्री का, ठीक है। अब इसमें अपन आगे पढ़ लेते हैं अहोम डायनेस्टी के बारे में, अहोम किंगडम के बारे में तो मैंने आपको वैसे ही बहुत कुछ बता दिया है। 1228 से लेके 1826 तक इनका राज रहता है और ये तकरीबन 598 ईयर्स, जैसा मैंने कहा टू बी प्रिसाइज, है ना। मिडीवल किंगडम था, मिडीवल टाइम का किंगडम था, मतलब आपको मालूम है हिस्ट्री को जब हम डिवाइड करते हैं तो हम एंशिएंट, मिडीवल, मॉडर्न इस तरह से डिवाइड करते हैं। तो मिडीवल एज इसका किंगडम था ये, और ब्रह्मपुत्रा वैली में बसा हुआ था। ब्रह्मपुत्रा के समीप ही जो लड़ाई थी, बैटल्स थी, वो भी हुई थी, ठीक है, उसकी तट पर। और आसाम में था जो अहोम किंगडम आज की डेट में आसाम है, ठीक है। इस किंगडम को अब माना जाता है कि तकरीबन 600 साल तक इन्होंने इस पे शासन किया और इनका शासन जो था बहुत सॉवरन था। इसके अलावा इन्होंने मुगल्स को नॉर्थ ईस्ट पे कब्जा करने से रोके रखा, ठीक है। जब तक ये थे तब तक मुगल्स जो थे वो अपने पैर जो है वो नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया में नहीं फैला पाए, ठीक है। एक्सपेंशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट को रोका इन्होंने, और ये बेसिकली जो स्टार्ट की थी वो बेसिकली सुकापा ने की थी। इनको आप कह सकते हैं ये नाम है, ये पहले राजा थे, इन्होंने इसको की स्थापना की थी, जो कि मोंग माओ से आए थे। ताई प्रिंस थे जो कि मोंग माओ से आए थे। मोंग माओ जैसे मैंने कहा आपसे कि या तो साउथ चीन माना जाता है या फिर कई लोग बोलते हैं ये हुआंग वैली के से आए थे, ठीक है। तो इनके बारे में ये बात अभी थोड़ी सी जो आ रहे कहाँ से थे, ये थोड़ी सी अभी तक ये जो जिसको कहते हैं ना, ये थोड़ा सा मामला डिस्प्यूटेड है। ये जो एरिया लिखा हुआ है मोंग माओ, ये साउथ चीन का हिस्सा है, उस टाइम के साउथ चाइना का, ठीक है। एक स्टोरी ये सजेस्ट करती है कि मोंग माओ से आए थे, और एक स्टोरी, एक व्यू जो थॉट ऑफ हिस्टोरियंस है वो सजेस्ट करता है कि हुआंग वैली से आए थे, ठीक है। नाम जो था इनका सुकापा था। अब इसके बाद अब जाते हैं अपन अपनी थर्ड नोट पे, और थर्ड नोट पे अपन बात करने वाले हैं यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स श्रीमती निर्मला सीतारमन, जो कि आपको मालूम है कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, राइट, निर्मला सीतारमन जी। उन्होंने लॉन्च किया है इलेक्ट्रॉनिक बिल, ई बिल प्रोसेसिंग सिस्टम, जो कि यूनियन बजट, जिसको अमृतकाल बजट बोला जाता है, उसमें अमृतकाल बजट बोला गया है, उसमें उन्होंने लॉन्च किया, जिसमें उन्होंने बात की इलेक्ट्रॉनिक बिल की, जिसमें बार बार बात हो रही थी ना एक्चुअली कि रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ जिसको बोलते हैं एनर्जी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस था, और ये बात हो रही थी कि भाई पेपर को आपको बचाना है, आपको जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको कम करना है, कार्बन फुटप्रिंट्स कम करने हैं, बहुत सारी बातें इसमें की गई थी। है यूनियन बजट 2022-23 में उन्होंने ई बिल की बात की, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक बिल, ठीक है। अब उसमें बेसिकली क्या है, पार्ट ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस EODB एंड डिजिटल इंडिया इकोसिस्टम टू ब्रिंग द ब्रॉडर ट्रांसपेरेंसी एंड एक्सपीडिएट द प्रोसेस ऑफ पेमेंट। अब उन्होंने ये कहा कि ये जो है इसके तहत दो चीज़ें होंगी। पहली बात, आप रिसोर्सेज बचाएंगे, दूसरी बात आपका जो पेमेंट है वो थोड़ा सा एक्सपीडिएट हो जाएगा, प्रोसेस जो है वो थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, फास्टन हो जाएगा, ठीक है। उसमें जो लंबा लंबा टाइम लगता है, डिले होता है, वो सब कुछ नहीं होगा। इसमें ये हो जाता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, मतलब थोड़ा आसान हो जाएगा। आसान मतलब ऑब्वियसली पेपर वर्क जो है, जो हैसल है ऑफ द पेपर वर्क, दैट विल बिकम लेस, वो लेस टीडियस हो जाएगा, हैसल फ्री हो जाएगा, और इस वजह से ऑटोमेटेड हो जाएगा, फास्टर हो जाएगा, ठीक है। डिजिटल इंडिया इकोसिस्टम की बात करते हैं। डिजिटल इंडिया इकोसिस्टम अगेन जैसे मैंने कहा कि रिसोर्सेज सेव होंगे और ब्रिंग ब्रॉडर ट्रांसपेरेंसी एंड एक्सपीडिएट द प्रोसेस ऑफ पेमेंट। इससे दोनों चीज़ें होंगी, आपका तीन चीज़ें होंगी बेसिकली। एक आपके रिसोर्सेज सेव डाउन होंगे, एक ट्रांसपेरेंसी होगी, एक आप ये कह सकते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो जाएगा, क्योंकि जितना हैसल फ्री होगा काम, जितना लेस ऑफ पेपर वर्क होगा, उतना फास्टन होगा। और थर्ड और फोर्थ पार्ट क्या है इसका, कि प्रोसेस ऑफ पेमेंट जो है वो फास्टन हो जाएगा, एक्सपीडिएट हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें करना क्या है, क्या ये बेसिकली बात किसकी हो रही है। जो उन्होंने बातें की वो तो ठीक है, चार उन्होंने जो पॉइंट्स दिए वो भी ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं ई बिल प्रोसेसिंग सिस्टम है क्या। The e-bill processing system is a step towards enhancing efficiency and transparency,
faceless paperless payment system. Now suppliers and contractors will be able to submit their claims online which will be tracked on real time basis. अब क्या है, जैसे मैंने कहा कि जो ट्रेडिशनल मीन्स है उससे थोड़ा गवर्नमेंट हट के ऑटोमेशन की तरफ जाना चाहती है, कंप्यूटराइजेशन की तरफ जाना चाहती है, कंप्यूटेशन की तरफ जाना चाहती है, ठीक है, कंप्यूटिंग की तरफ जाना चाहती है। अब उसमें क्या किया गया है, उसी के अंतर्गत ये भी आया है ई बिल का। अब उसमें ये किया जा रहा है कि भाई जो ई बिल प्रोसेसिंग सिस्टम है उससे क्या होगा कि एक स्टेप माना जा रहा है कि इससे एक तो एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, आपका जिसको कहते हैं कि वर्क फोर्स जो है वो कम लगेगी आपको, है ना, तो उस पर आप सेव डाउन करेंगे, कट डाउन करेंगे। दूसरा जो है आपकी ट्रांसपेरेंसी रहेगी, फेसलेस जिसको आप कहते हैं ना कि आपको जाके लाइन लगानी है या भीड़ में लगना है या ऑफिस जाना है, ये जो फेस टू फेस ट्रांजैक्शन हैं वो कम होंगे, पेपरलेस वर्क होगा तो हैसल कम होगा, पेमेंट सिस्टम जो है वो एक्सपीडिएट होगा, फास्टर हो जाएगा, जो पेमेंट के जिसको आप कहते हैं चैनल जो है वो ज़्यादा अच्छे से ऑटोमेटेड रहेंगे तो ज़्यादा मोबिलाइजेशन रहेगा। उसके अलावा सप्लायर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं वो अगर उनको कोई सबमिट करना है, उनको अपने क्लेम्स देने हैं, जैसे कि कोई काम है उसको हो गया, उसके बाद वो सप्लायर्स हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उनको अपने पेमेंट के लिए क्या होता है, उनको वाउचर्स लगाने पड़ते हैं या उनको जो रिसीट्स हैं वो लगानी पड़ती हैं, है ना, वाउचर्स लगाने पड़ते हैं या चालान लगाने पड़ते हैं, उस पर पेमेंट होता है या रियम्बर्समेंट होता है। तो जो भी क्लेम्स हैं वो सब कुछ ऑनलाइन होगा तो ये पेपर वर्क का जो हैसल है वो बच जाएगा। बीच में जो मीडिएटेशन होता है, जो बीच में जो पैसा खाने की जो बात होती है, पर्कुलेशन होता है, उसको कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। रियल टाइम बेसिस पे आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा, ऑटोमेटेड होगा कि भाई इस टाइम पे आपने भरा, आपको इसी टाइम पे उसकी रिसीट मिल जाएगी और रियल टाइम बेसिस पे उसको एड्रेस किया जाएगा, ठीक है। तो ये नहीं है कि आपने एक चालान लगाया फिर वो एक पूरा जिसको आप कहते हैं ना एक पूरी व्यवस्था से गुजरता हुआ निकलता हुआ एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह से चौथी जगह जा रहा है, ये कुछ नहीं है। सीधे सीधे ऑनलाइन क्लेम होंगे, सीधे सीधे उसको रियल टाइम उसको रिसीट मिल जाएगी आपको, सीधे सीधे उसको एक्सपीडिएट किया जाएगा, ठीक है। इन सिंपलर टर्म, ई बिलिंग इज द वे ऑफ ट्रांजैक्टिंग बिल्स डिजिटली रादर देन ट्रेडिशनल यूज ऑफ पेपर। सीधे सीधे शब्दों में यही मतलब है कि भाई जो पेपर पे जो बिल आते हैं उसकी जगह ई बिल आएंगे, है ना। सिंपल सा अगर हम घरों में भी देखते हैं आज की डेट में जो पेपर पे जो बिल आते हैं, अगर आप वो नहीं भी देखें तो आपको मालूम है सारे चैनल्स पे आप सीधे सीधे वेबसाइट पे जा सकते हैं, आपकी जो विद्युत कंपनीज हैं उनकी वेबसाइट पे जा सकते हैं और सीधे सीधे आप ई बिल्स भी निकलवा सकते हैं। और ये हर तरह की फैसिलिटीज आपको मिल गई हैं, हर तरह के चैनल में ये चीज़ होने लगी है। चाहे आप इलेक्ट्रिसिटी की बात कर लीजिए, इवन अगर आप एलपीजी बुक करा रहे हैं, सीएनजी की बात कर लीजिए, आप कोई भी लेवल पे बात कर लीजिए, हर चीज़ जो है वो ई बिलिंग पे चली गई है, ठीक है। कि आपको सीधे सीधे जो है उसको चैनलाइज को वो चैनल जो है वो नेटवर्क जो है वो स्मूदन करना है और बीच में जो बिचौलिए थे वो जो पैसा खा लेते थे उनका भी नेटवर्क जो है नेक्सस जो है वो इस तरह से ब्रेक होगा, ठीक है। कस्टमर्स कैन गेट देयर बिल्स ऑनलाइन वाया ईमेल और इन मशीन रीडेबल डेटा फ्रॉम द बिल इलेक्ट्रॉनिकली। अब उसमें ये जैसे आपको सबसे सिंपल एग्जांपल तो मैंने आपको भी बताया, जैसे इलेक्ट्रॉनिक का जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है आपका, पहले क्या होता था, लोग रीडिंग लेके जाते थे, फिर वहां जाते थे, फिर वो बिल आता था, फिर वो घर पहुंचाया जाता था। अब सीधे सीधे आपको मालूम है ना कि मशीन होती है, सीधे के सीधे वहीं पे वो बिल निकाल के आपके हाथ में पकड़ा देते हैं, ठीक है। तो ये जो हो रहा है ये तो ऑटोमेशन है, ये तो फिर भी पेपर का इस्तेमाल हो रहा है। इसके अलावा अब और बाकी चीज़ों में क्या होता है कि बिल जो हैं वो सीधे आपके ईमेल पे आ जाएंगे या सीधे आपको एसएमएस पे मिल जाएंगे। तो ये जो ऑटोमेशन है का प्रोसेस है ना, जिसको हम कह रहे हैं कि फास्टन करना बिलिंग को, इसकी बात की जा रही है। अब धीरे धीरे ये भी किया जाएगा कि आप बात कर रहे हैं कि ई करेंसी भी आने वाली है, या इनफैक्ट अभी एक और बात हुई थी जिसमें बात आई कि शायद जो इलेक्ट्रॉनिक जो बिल आते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, वो भी जो पेपर निकाल के वो आपको बिल पकड़ा देते हैं, उसकी जगह भी वो ऑटोमेटेड करने वाले हैं उसको भी, मतलब वो बिल भी जो है अब पेपर में ना आके आपको सीधे आपके मेल आईडी पे या आपके रजिस्टर्ड फोन नंबर पे सीधे भेज दिया जाएगा, ठीक है, विद ऑल द डिटेल्स। तो इसको हम कहते हैं ई बिलिंग का प्रोसेस। इसके अलावा एज ई बिलिंग इज अ टाइम एफिशिएंट, दिस वुड बी क्विक एंड सिंप्लीफाइड वे बेटर फिटेड टू द गवर्नमेंट्स कॉल फॉर मेकिंग इंडिया डिजिटल, इट वुड आल्सो रिड्यूस एरर्स। अब सीधी सी बात है कि ये ई बिलिंग जो है ना सिर्फ टाइम एफिशिएंट है, ना सिर्फ एफिशिएंट है, समय बचाती है, बल्कि ये क्या करती है, ये जो गवर्नमेंट का भी जो पूरा हैसल है उसको भी कहीं ना कहीं सिंप्लीफाई कर देती है। जो आप कहते हैं ना कि मैनुअल मिस्टेक्स की जो वो हैं, जो त्रुटियां हो सकती हैं, गलतियां हो सकती हैं, एरर्स हैं, उनको फिक्स करने का काम करती है। ऑब्वियसली मैकेनाइज्ड वर्क रहता है, ऑटोमेटेड काम रहता है, तो उसमें गलतियां होने की संभावनाएं भी कम हो जाती हैं। लेबर जो है वो कम लगता है, वर्कफोर्स जो है वो कम लगती है। डिजिटल इंडिया का जो हमारा एक विजन है जो प्रधानमंत्री ने दिया है डिजिटल इंडिया का, उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप माना जा रहा है इसको। उसके अलावा हम बात कर लेते हैं ई बिल सिस्टम जो होती है वो रोल्ड आउट की जाती है पायलट बेसिस में, 8 मिनिस्ट्रीज में इसको रोल आउट किया गया है अभी, ठीक है। पायलट प्रोजेक्ट मतलब इसको अभी देखा जा रहा है, इसको अभी एक्सेस किया जा रहा है कि
कितना ये सार्थक सिद्ध होता है। ठीक है, तो अभी इसको 8 मिनिस्ट्री में लागू किया जा रहा है और ये सारी मिनिस्ट्रीज में इंप्लीमेंट किया जाएगा, सारी डिपार्टमेंट्स में इंप्लीमेंट किया जाएगा फेस दर फेस। मतलब एक साथ तो आप कर नहीं सकते, जब आप इतने बड़े देश की बात कर रहे हैं तो सब कुछ काम जो है वो एक साथ तो हो नहीं सकता, तो अलग अलग चरणों में इसको सारी मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट में लागू कर दिया जाएगा। कब तक? हम ये मान के चल रहे हैं, फाइनेंशियल ईयर उन्होंने रखा है 22-23, मतलब फाइनेंशियल ईयर जो प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर है उसी में उन्होंने रखा है कि आते आते समय तक 2023 के फाइनेंशियल ईयर खत्म हुए तक, मतलब 2000 ये जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर खत्म हुए तक 2023 तक इसको मैकेनाइज्ड कर दिया जाएगा और सारे डिपार्टमेंट और सारी मिनिस्ट्रीज में लागू कर दिया जाएगा। फिलहाल ये 8 मिनिस्ट्रीज में अभी कार्यरत है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी और हमारा ये जो शॉर्टी नोट सीरीज़ है इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, राइट। हमने बात की बहुत सारी चीज़ों के बारे में, बहुत अलग अलग चीज़ों के बारे में, तो आपको ये जो मैंने बहुत ही संक्षिप्त में आपको चीज़ें समझाने की कोशिश की है, बहुत आम भाषा में, बहुत बोलचाल की भाषा में समझाने की कोशिश की है, तो आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अगर आई है तो आप इसको दोबारा देख सकते हैं। कैसे देखेंगे? आपको जाना है हमारी वेबसाइट पे magnetbrains.com पे, राइट। आप इसको लॉग इन करेंगे, आपको मालूम है हमारे यहाँ सारे कोर्सेज के ऑप्शन चलते हैं। KG 1 से लेके आपको क्लास 12 तक का मिलेगा, ओलंपियाड मिलेगा, आपको NTSC मिलेगा, आपको क्या बोलते हैं उसको, नीट मिलेगा, आपको सब कुछ मिलेगा जैसे कि आपको, और पूरा का पूरा जो कॉस्टिंग है वो रहती है कैसी? बिल्कुल मुफ्त में। ठीक है, कॉस्टिंग है ही नहीं, बेसिकली सब कुछ डेटा आपको, सब कुछ मटेरियल है आपको मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको सिर्फ जाना है, जैसे आपको टॉप कोर्सेज में आपको जाना है, ओलंपियाड आपने खोला, ठीक है, ओलंपियाड में आपको इस तरह का पेज ओपन होगा जिसमें आपको ओलंपियाड के सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, इंग्लिश, मैथ, साइंस, जीके। आप जीके ओलंपियाड जैसे अपन पढ़ रहे हैं, जीके ओलंपियाड पे आप गए, वॉच नाउ का ऑप्शन है, आपने इसको खोला, इस तरह का पेज जो है वो ओपन हो जाएगा। इसमें जितना भी सिलेबस है हमारा, जितने भी वीडियोस गए हैं वो सारे आपको अरेंज्ड मिलेंगे सीक्वेंस वाइज। और ये सिर्फ यहाँ नहीं, आपको हर जितने भी आप सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं आपको सीक्वेंस वाइज सारे हमारे वीडियोस अरेंज्ड मिलेंगे। आपको सिर्फ उनको स्क्रॉल करना है, जो भी आप देखना चाहते हैं आप वहाँ जाएंगे, आप वॉच नाउ का ऑप्शन दबाएंगे और इस तरह का पेज ओपन होगा, राइट। इसमें आपको पूरे वीडियोस हमारे सीक्वेंस वाइज मिलेंगे, आपको जैसे देखना हो, जहाँ से देखना हो, कोई एक पर्टिकुलर चीज़ है जो आप भूल रहे हैं या आपको समझ में नहीं आ रही है, आप सिर्फ उतना पार्ट भी देख सकते हैं। उसके बाद आप ज़्यादा देखना चाहते हैं, पूरा देखना चाहते हैं, वेल एंड गुड, मोर वीडियो के ऑप्शन में जा सकते हैं या नेक्स्ट वीडियो के ऑप्शन में जा सकते हैं। अब इसमें एक और चीज़ नई हुई है, नई चीज़ ऐड हुई है कि अभी तक क्या था, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट जो थे वो कंप्लेन करते थे कि भाई हमारा जो है ना वो सब कुछ जो है वो इंग्लिश मीडियम में आता है आप लोग का, आप जो है वो पढ़ाते भी इंग्लिश मीडियम में हैं, कई बार बोलते भी अंग्रेज़ी में हैं, तो हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे हैं वो कह रहे थे कि भाई हमारे लिए कुछ एक्सक्लूसिव होना चाहिए। तो ये ध्यान में रखते हुए मैग्नेट ब्रेन्स का आ गया है हिंदी चैनल, जिसमें सब कुछ पढ़ाया भी हिंदी में जाएगा, लिखा भी हिंदी में जाएगा और माध्यम जो होगा टीचिंग का वो भी हिंदी होने वाला है। तो आपकी ये शिकायत भी दूर हो गई। उसके अलावा जब हम बात करते हैं तो आपको हमारा मालूम है डेली स्केड्यूल कैसा होता है। सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक अंतराल में हमारे वीडियोज़ आते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, मतलब क्या, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। सुबह 10 बजे आता है IEO, 1 बजे आता है IMO, 4 बजे आता है NSO और 7 बजे आता है IGKO का। इसको आप रिमाइंडर सेट कर सकते हैं ताकि जब भी जो प्रीमियर होगा वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब YouTube पे आपको मालूम है कि हमारा जो चैनल है उस पर आपको इसी तरह जैसे हमारी वेबसाइट पे मिलता है, बिल्कुल उसी तरह आपको सब डेटा जो है वो कंसाइज्ड फॉर्म पे और सीक्वेंस वाइज अरेंज्ड मिलता है, ठीक है। ऑल यू नीड टू डू इज़ यू नीड टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। उसके अलावा हमारी जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, वेबसाइट्स हैं, उस पर आपको सारे अपडेट्स मिल जाएंगे। इंस्टा पेज पे मिल जाएगा, FB पेज पे आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलेंगे। टेलीग्राम का चैनल बन गया है जिसमें जो भी डाउट है वो आपके सॉल्व किए जाएंगे। डिस्क्रिप्शन जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगी। आई होप ये आपको क्लियर है। इसके बाद अपन नेक्स्ट पे चलेंगे और जो भी आई ऑलवेज सजेस्ट कि भाई जो भी मैंने पढ़ाया है वो वहीं के वहीं क्लियर कर लो, वो बेटर है। कोई कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो एंड आई विल गेट बैक टू यू। ओके, सो बाय देन, टेक केयर, बी हैप्पी, स्टडी वेल एंड बी वेरी गुड। थैंक यू सो मच।